औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड 12th क्लास का एक टॉपिक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको इन शॉर्ट में नाम कहा जाता है, वो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इन ऑनलाइन क्लासेस का बराबर लाभ उठाते होंगे, फ़ायदा उठाते होंगे। अनफॉर्चुनेटली लगभग 1.5 महीने से पूरी नेशन, बल्कि कहूँ तो पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में है। तो रियली इट इज़ अनफॉर्चुनेट। खैर, तो इन सारी चीज़ों को लेके एक इनिशिएटिव जो हमारे लेक्चरर्स फॉर्म ने ली है, तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो और इन ऑनलाइन क्लासेस का हमारे स्टूडेंट्स बराबर फ़ायदा उठाता हो घर में बैठ के। अब घर में बैठेंगे और घर में बैठकर इन क्लासेस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त हाथ से निकल रहा है। तो साथ ही साथ आपका जो एज है, व्हेन यू आर 18 ईयर्स in 1920, obviously in 1921 you will be 19 years। तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो आप ये ना समझे कि हम आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे या स्कूल खुलने के बाद पढ़ेंगे। तो जहाँ जिस टाइम आपको जब भी मौका मिलता हो तो आप पढ़ने की कोशिश करें। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑनलाइन लेक्चर्स। तो आप अपनी पूरी जो प्रॉब्लम्स है उनकी सॉल्यूशन जो है टाइम टू टाइम आप उनकी सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये खैर मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, दैट इज़ नाम, इन शॉर्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इससे पहले कि नाम पे आ जाए, थोड़ी सी मैं यानी इंट्रोडक्शन दूँ। लेकिन मेरे कुलीग मुख्तार सर ने पूरी तरह से यानी विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड ग्राफिक्स उन्होंने पूरे कोल्ड वॉर के बारे में आप लोगों को टाइम टू टाइम ये लेक्चर दी है, समझाया है। और शायद वो लेक्चर्स भी आपके पास पहुँचे होंगे, बल्कि बंदा हकीर ख़ुद ने भी यानी इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स पे मैंने भी लेक्चर दी है। तो उनको आप से यानी फ़ायदा होता होगा उन लेक्चर्स से। तो थोड़ा सा मैं यानी उस पास्ट को इस प्रेजेंट के साथ जोड़ दूं कि आपको पता है कि इन सेकेंड वर्ल्ड वार जब एंड हुआ 1945 में, इन शॉर्ट मैं बता दूं कि इसके बाद एक ऐसी सिचुएशन दुनिया की बनी कि जो पावरफुल कंट्रीज़ थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, तो अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ ही थे। और आज के डेट पे भी तकरीबन यूरोपियन कंट्रीज़ ही पावरफुल माना जाता है। लेकिन बेशक आज डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत सारे हैं और साथ ही साथ स्पेस में आगे चल रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ भी आज सामने है, बट उस टाइम तो ज़्यादा ही यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप्ड थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो डिवाइड हो गए आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पूरी यूरोपियन कंट्रीज जो है डिवाइड हो गए इंटू 2 पावर ब्लॉक्स। तो ऐसा एक सिचुएशन बना, ईस्टर्न ब्लॉक जो है वो यूएसएसआर के फेवर में चले गए मैक्सिमम, एंड वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो यूएसए के फेवर में चले गए। और दोनों ने अलायंस बना दी, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, यानी हर साइड से अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश की और पूरी वर्ल्ड को डिवाइड करने की कोशिश की। तो ऐसा सिचुएशन बना कि एट दैट टाइम आवर कंट्री वाज अंडर ब्रिटिश रूल during second Cold War, but later in 1947 she got freedom from British rule in 1947। तो इसके बाद जो मैंने ही लेक्चर दी कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उसमें हमने पूरी तरह ब्रीफ में बता दी कि ऐसा एक यानी फ्लेक्सिबल और बिल्कुल यानी फॉर द सेक ऑफ द पीपल, द कॉमन मासेस, फ्रॉम द वेरी लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हर किसी को कंसीडर करके ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर ली इंडिया की, जिसके अंदर फिर प्रोविजन नहीं बन रहा था कि एक ब्लॉक की फेवर करे। क्योंकि उस वक्त इंडिया को बनाया गया था, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनी है तो लोगों के लिए बनी है, लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन है, न कि एक स्पेसिफिक एक यानी हायर कास्ट की या एक स्पेसिफिक एक मोनार्च की। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बेस्ड ऑन द पीपल्स नीड, तो लोगों को कंसीडर करके। तो ऐसा था कि इंडिया इज सेवरन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री। जब ये था तो फिर इसके अंदर ये प्रोविजन नहीं बनती थी कि जाके किसी पावर ब्लॉक के फेवर करे, क्योंकि ये दोनों पावर ब्लॉक जो है अपनी एक सिस्टम को लेकर था। एक जो है
वो कम्युनिज्म को लेकर लीड कर रहा था, सोशलिस्ट स्टेट था, एंड सेकंड वाज टोटली इंपीरियलिस्ट स्टेट, कैपिटलिस्ट स्टेट था। तो इस तरह से पूरी वर्ल्ड जो है डिवाइड हो गई। और उस टाइम जिस तरह से इंडिया ने अपनी फ्रीडम अचीव कर ली, तो उसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज अंडर इम्पीरियलिज्म फ्रॉम कॉलोनियलिज्म वो अपनी आज़ादी हासिल कर रहे थे, दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस ग्रेजुअली। तो बहुत सारे कंट्रीज इस तरह से आ रहे थे, यानी वर्ल्ड के फिगर पे, वर्ल्ड के मैप पे आ रहे थे। तो जिस तरह से इंडिया का एक स्टैंड रहा, तो वैसा ही बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज थे, वो भी नहीं चाहते थे, दे डोंट वांट टू फेवर टू द इम्पीरियलिज्म एज वेल एज टू द कॉलोनियलिज्म। वो चाहते नहीं थे कि वो इम्पीरियलिज्म को फॉलो करे या जाके कम्युनिज्म को फॉलो करे, बल्कि वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे। तो जैसा ही सिचुएशन इंडिया का था, क्योंकि इंडिया ने 200 साल जो अंडर ब्रिटिश रूल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ख़त्म कर ली, तो वो नहीं चाहते थे दोबारा किसी और एक सिस्टम के अंदर वो गुलाम बने, फिर स्लेव बन के रहे। लिहाजा वो इन सिस्टम से दूर रहना चाहते थे। जिस तरह से इंडिया इस सिस्टम से दूर रहना चाहते थे, कॉलोनियलिज्म, जिस इम्पीरियलिज्म वगैरह, तो इसी तरह से बहुत सारे स्टेट्स भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट एंटिटीज जो वर्ल्ड के मैप पे आ रहे थे, तो वो भी चाहते थे कि वो भी दूर रहे इन सिस्टम से। तो उसमें सबसे पहले यानी जो एक यानी वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की, जिस मूवमेंट को बाद में उन्होंने नाम दी गई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कह के, कि वो उस अलायंस के नॉन अलाइंड, ये तो ऑब्वियसली एक क्लियर वर्ड है कि वो अलाइन करना नहीं चाहते थे, वो अलायंस बनना नहीं चाहते थे इन सिस्टम्स के साथ बैठकर, इन दो पावर ब्लॉक्स के साथ बैठकर। तो वो ऐसा तहरीक चलाने लगे, ऐसी मूवमेंट चलाने लगी कि हम हटके रहेंगे इन ब्लॉक्स से। तो उन मूवमेंट का नाम ही दिया गया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, नाम जिसका नाम दिया गया। तो उसके फाउंडर्स, उसके जो बुनियादी जो फाउंडर्स थे, वो इंडिया, यूगोस्लाविया एंड इजिप्ट थे। यानी इंडिया से पंडित नेहरू जो है वो ही वॉज लीडिंग इंडिया एट दैट टाइम, एंड जोसेफ ब्रॉक टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया एंड नासिर फ्रॉम इजिप्ट, दोज वर examined or those have been said the founders of this NAM. Later on Indonesia, Ghana, these two countries joined this NAM. तो वो 5 बन जाते हैं बाद में, पहले शुरू में तो वो 3 थे, बाद में 5, आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत सारे कंट्रीज जो है इस नाम मूवमेंट के साथ जुड़ते गए। और वो दो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इन दो पावर ब्लॉक्स के साथ रहे। तो ये है इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी तक बता दिया आपको नाम के बारे में, जिसकी फाउंडर्स जो है यहाँ पे है, और साथ ही साथ जो 2 पावर ब्लॉक्स इस वर्ल्ड में बने हुए थे कोल्ड वॉर के बाद, पूरी सिस्टम पे वो यानी छाए हुए थे, और जो लगभग मिडिल ईस्ट को कवर किया हुआ था यूएसएसआर ने, और साथ ही पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को जो है वो यूएसए उस पर डोमिनेट कर चुके थे, और अपनी जगह से वो मिलिट्रीली पावरफुल बन रहे थे। और बहुत सारे उन्होंने ऐसे यानी अलायंस बनाए और मिलिट्री वो स्ट्रॉन्ग हो गए, नेटो, सीटो, सेंटो कहकर, और इस तरह से इस साइड से यूएसएसआर का जो वार्सा पैक्ट वगैरह थे, तो वो नहीं चाहते थे कि इन ब्लॉक्स के साथ मिलिट्रीली वो पावरफुल बने। क्योंकि इसमें मैं इन ब्रीफ में आपको बता दूं, स्टेबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पीस, कि क्यों ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की नाम क्यों यानी एस्टैब्लिश की गई, नाम क्यों बनाया गया, ये जो मैंने आपको ब्रीफिंग में बता दी। इस नाम का जो मेन मकसद है, इसका जो मेन इंटेंशन है, टू बी कीप अवे फ्रॉम दिस 2 पावर ब्लॉक्स, इनसे दूर रहना। अगर इनके साथ जुड़ जाए, फिर डिवाइड हो जाए, कुछ कंट्रीज फिर वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जाए, कुछ कंट्रीज फिर ईस्टर्न ब्लॉक के साथ जाए, तो ऑब्वियसली फिर वर्ल्ड जो है पूरी तरह से टोटली डिवाइड होगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशंस उन्होंने, ये प्री हिस्ट्री है, ऐसे सिचुएशंस देख के आए हैं, जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, आफ्टर देन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये नाम एस्टैब्लिश करने का मकसद ही यही था कि आने वाली जो न्यू कंट्रीज जो आज़ादी हासिल करके वो जो आ रहे थे, वो जब उनको इन 2 पावर ब्लॉक से दूर रखा जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा कोई यानी वॉर सिचुएशन नहीं बने, वर्ल्ड जो है फिर दोबारा टेंशन में न जाए। तो इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि फर्स्ट पे ये लिखा गया है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पीस, वो वर्ल्ड को स्टेबलाइज करना
चाहते थे, यानी ऐसी स्टेबिलिटी वर्ल्ड के अंदर देना चाहते थे कि जिसके ज़रिए वर्ल्ड जो है वो पीस रहे, सिक्योर रहे फ्रॉम वॉर, फ्रॉम इन्वेजन्स, यानी इनसे इन्वेजन से, वॉर से वो पीस रहे। तो इसका सिर्फ वो उन्होंने ये रियलाइज की द यूनिक सोल्यूशन वाज देयर टू बी यानी स्टैंड अवे फ्रॉम दिस टू पावर ब्लॉक्स, उनसे रहना। तो ये यानी उस वर्ल्ड के अंदर पीस लाने के लिए वो ऐसा एक यानी स्टेबिलिटी बनाना चाहते थे वर्ल्ड का, तो जिसके ज़रिए वो यानी वर्ल्ड को पीस में रखे। तो और साथ ही इनका ये मकसद था कि नाम एस्टैब्लिश करने का, यानी नाम बनाने का और नाम को पावरफुल बनाने का मकसद था कि यानी इम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म को ख़त्म किया जाए, ताकि कोई भी न्यू कंट्रीज जो है उनके साथ चला जाए और उस सिस्टम को अपनाए, कॉलोनियलिज्म को, इम्पीरियलिज्म को अपनाए। वो चाहते नहीं थे कि कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म जो है वर्ल्ड में फिर पावरफुल बने और जाकर फिर एक ऐसा टेंस सिचुएशन आ जाए, तो उस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। थर्ड में जो है वो यानी सपोर्ट करना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे यानी टेंशन्स थे, मूवमेंट्स चल रहा था, एशिया में चल रहा था और अफ्रीका में चल रहा था। जो हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का पहले ही, कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था और रेशियल कन्फ्लिक्ट चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, यानी जिसको काले और गोरों की लड़ाई बोलते हैं। बाद में उनको ये स्टेट्स मिला, यही नाम कंट्रीज थे जिन्होंने सपोर्ट किया, खुसूसन इंडिया ने पूरी तरह से उनका सपोर्ट किया और जाकर इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की कोशिश की। और जो वहाँ पे ये रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन था, जिसकी बुनियाद पे कंट्री के अंदर टेंस सिचुएशन बनी हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की और बाद में ये सक्सेस हुआ। और नेल्सन मंडेला जो है, आपके पास एग्जाम्पल है, नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रॉम द ब्लैक कास्ट, उन ब्लैक कास्ट में सबसे पहला प्रेसिडेंट बना। तब तक वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कलर के बेसिस पे बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही थी और वहाँ पे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन थी, जो उन ब्लैक्स को कभी फ्रंट पे आने नहीं दे रहे थे, ब्लैक्स को कभी यानी राइट्स नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट टू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर दिस। तो उसमें ऐसे नाम कंट्रीज जिसमें पहल की सबसे पहले इंडिया का, और उनको काफ़ी आगे तक यानी उनको मदद मिला। यही और साथ ही एशियन कंट्रीज़ में आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो लड़ाई थी उसमें इंटरवेन की नाम कंट्रीज़ ने, और जाकर फिर वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए इस वॉर को ख़त्म करने का, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का। एंड फोर्थ पॉइंट है, ये जो अलायंस बन रहा था इन दो ब्लॉक्स के साथ, जितने भी अलायंस बन रहे थे, कुछ कंट्रीज जो है फेवर कर रहे थे यूएसए को और कुछ कंट्रीज जो है यूएसएसआर को फेवर कर रहे थे, वो टोटली इन अलायंस के अपोजिट कर रहे थे। नाम कंट्रीज जो है इनके आइडियोलॉजीज को या इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अगेंस्ट चल रहा था और बराबर दिखा रहा था ऑन वर्ल्ड लेवल पे कि इनको बूस्ट करना गलत होगा, बल्कि इन अलायंस के साथ जाकर अगर अलायंस को सपोर्ट करके मजीद अगर ये पावर ब्लॉक्स जो है फिर मजबूत हो जाए, तो ऐसा मुमकिन है कि आने वाले टाइम में थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई देरी नहीं होगी, यानी विद इन नो टाइम्स में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो ये तो ऑब्वियसली ये एक क्लियर फिगर है वर्ल्ड के पास कि वर्ल्ड बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशंस, इस हालत से ये पूरी वर्ल्ड गुजर के आ गया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या हालत मचाई दुनिया का और सेकंड वर्ल्ड वॉर से क्या तबाहियां मच गई। अगर आज के डेट पे अगर कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो फिर दुनिया की यानी कहीं यानी सिक्योरिटी नहीं है, दुनिया कहीं पीस में नहीं रहेगी, खुसूसन पहले ह्यूमन लाइव्स जो है ख़त्म हो चला जाएगा। तो ये सारा देखकर उन्होंने इस अलायंस का टोटली अपोजिट की। और आपका फिफ्थ पॉइंट है, ये पावर को बैलेंस करना चाहते थे, बल्कि वो नहीं चाहते थे कि यानी इन्हीं दो पावर ब्लॉक्स को ही बूस्ट करे और जाकर फिर जो मैंने अभी तक बता दी, बल्कि वो दूसरे साइड में ये भी दिखाना चाहते थे कि ऐसे सर्व एज ए बैलेंस ऑफ पावर इन द रिलेशन। तो उससे क्या हो गई, जब उन्होंने अलग एक दिखा दी कि यानी इन दो ब्लॉक्स के बगैर भी कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इन एवरी स्फीयर जो है वो साउंड हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, ये दिखा के देगी नाम कंट्रीज ने। तो इससे क्या हो गई, इससे इनकी कोल्ड वॉर जो सिचुएशन बनी थी, टेंस सिचुएशन बनी थी, ये रिड्यूस हो गई, ये ख़त्म हो गई, उनकी इंपॉर्टेंस ही वर्ल्ड मैप से ख़त्म हो गई। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक ऐसी रोल प्ले कर ली। एंड सिक्स पॉइंट इज दैट इज और कुछ एम्स थे कि यानी क्या इस्टेब्लिश करना,
यानी वर्ल्ड लेवल पे किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो वर्ल्ड में, जैसा मैंने एग्जांपल अभी दे के आ गया कि जैसा ऐसा है उन्हीं पीरियड में एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी एशियन के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस बेसिस पे हो, कास्ट पे हो, कलर पे हो, या जिस बेसिस पे हो, तो वो यानी दुनिया के सामने एक ऐसा फिगर रखना चाहता था, दुनिया को ऐसा लेसन देना चाहता था कि ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वर्ल्ड बेसिस पे, पूरी वर्ल्ड लेवल पे। तो उन्होंने प्रायोरिटी दे दी, उन्होंने उन सबों को ये स्टेज प्रोवाइड किया कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो उन सबों को उन्होंने यानी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर ली और उनको कंसिडर किया कि यहाँ पे यानी हर किसी का, हर ह्यूमन बीइंग्स का जो है राइट बनता है कि वो अपने राइट को इशू करे। तो इसलिए उन्होंने दुनिया के सामने किसी भी किस्म के कोई रेशियल, कलर, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उन्होंने पूरी तरह से विथ यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो गवर्नमेंट के तरीके से हो या चाहे वो जैसा भी एनजीओज के तरीके से हो और नॉन ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से हो, हर तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा लेसन देगी कि वर्ल्ड को, हर कंट्रीज़ के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हो, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हो, उन हर किसी का जो है राइट्स इक्वल है, हर किसी को यानी बराबर का हक मिलना चाहिए, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हर कोई इंसान जो है वो फिजिकली, मॉरली, मेंटली जो है वो बराबर हक रखता है। तो ये देखा जी, और यही नाम जो है बाद में सक्सेस हुआ काफ़ी हद तक, यानी नाम सक्सेस हुआ इस कोल्ड वार को ख़त्म करने के लिए, और कोल्ड वार एट लास्ट पे एंड हो जाता है। और फिर जो टू पावर ब्लॉक्स जो थे इन पीरियड्स में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार से लेकर 1991 तक, बाद में 1991 में जो एक ब्लॉक टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फिर उसमें जो नए एंटिटीज़, फिर नए जो यानी कंट्रीज़ उभर के आ जाते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो इसे ये दुनिया को एक नक्शा देगी कि वाकई यानी सिर्फ जंग ही, सिर्फ मिलिट्री अलायंस बनाना ही नहीं है, बल्कि इंसान यानी हमें जो है एक दूसरे के साथ तमाम प्रॉब्लम्स को शेयर करके एक हेल्दी कंट्री बना सकता है, और इसमें हर किसी को यानी हक, राइट्स दे सकता है। डिस्क्रिमिनेशन जो है टोटली एबॉलिश की गई, तकरीबन ये कामयाब हो गया कि वर्ल्ड लेवल से, कि वर्ल्ड मैप से कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। इस तरह से ये नाम है अभी तक जो इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, और नाम क्या है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और इसमें फाउंडर्स कौन है और किस तरह से उन्होंने काम की दो ब्लॉक्स को लेकर। तो ये थे आज के लेसन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इंशाल्लाह तो अगले दिन जो है हम और एक टॉपिक लेके आप लोगों के सामने आ जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।